हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वीकली करंट फोकस, जो है 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के मध्य। तो इसमें पहला टॉपिक है सियाचिन दिवस मनाया गया 13 अप्रैल को। और सियाचिन दिवस मनाया गया, ये ऑपरेशन मेघदूत की सफलता के बाद 13 अप्रैल को 1984 से मनाना शुरू हुआ। चलो देखते हैं इसके बारे में। तो सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 1984 में इसी दिन भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक सैन्य नियंत्रण स्थापित किया था। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में जानते हैं। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया, जिसके तहत पीला फोंडला और सियाला जैसे प्रमुख दर्रों सहित सियाचिन ग्लेशियर और साल्टरो रीज पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। अब जानते हैं सियाचिन के बारे में। तो ये यहाँ पर आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन का एरिया है। ये पहले पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन अभी बात करें तो ये दिखा रहा है, लेकिन ये कश्मीर में भी नहीं आता। अब ये यहाँ से यहाँ तक आपका कश्मीर है, वो जम्मू कश्मीर है, और ये अभी लद्दाख के एरिया से सटा हुआ क्षेत्र है। ये आपका अक्साई चीन हो गया, और ये आपका हो गया ग्लेशियर। सियाचिन के बारे में जानते हैं। ग्लेशियर ये काराकोरम रेंज में, यहाँ पर आपकी काराकोरम रेंज दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपका लद्दाख है। तो ये काराकोरम रेंज में लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह इस रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और समग्र विश्व में सर्वाधिक ऊंचा सैन्यकृत क्षेत्र भी है, क्योंकि इधर से भारत ने मिलिट्री बेस बढ़ा रखे हैं और उधर से चाइना ने अपने मिलिट्री बेस बढ़ा रखे हैं। इस वजह से सैन्यकृत क्षेत्र सबसे ऊंचा। काराकोरम का भाग साल्टोरो रीज, जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान से लेह और काराकोरम दर्रे तक के महत्वपूर्ण मार्गों को नियंत्रित करने की दृष्टि से सियाचिन की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अब बात करते हैं आगे। राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति ने अभी पुर्तगाल की यात्रा की, और वहाँ लिस्बन के मेयर ने उनको सिटी की ऑफ ऑनर्स पुरस्कार से सम्मानित किया। तो लिस्बन पुर्तगाल की हम बात करें तो पुर्तगाल यूरोप में स्पेन से सटा हुआ देश है, जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर से तो लगती है, लेकिन भूमध्य सागर से नहीं लगती। तो जानते हैं सिटी की ऑफ ऑनर के बारे में। तो लिस्बन पुर्तगाल के मेयर से सिटी की ऑफ ऑनर राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया। यह लिस्बन शहर द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो समाज में योगदान या पुर्तगाल के साथ संबंधों को मान्यता देने के लिए मेयर द्वारा दिया जाता है। ये किस अवसर पर दिया गया? तो इस टाइम पे भारत और पुर्तगाल की जो राजनयिक संबंध है, वो 2025 में उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसके प्रतीक के उपलक्ष्य में दिया जा रहा है। बात करें, जो पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पेलेसियो द अजूडा में भोज दिया राष्ट्रपति को। और ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति की बात करें तो ये हैं आपके मार्सेलो रेबोलो डी सूसा द्वारा एक आधिकारिक बैंकेट में भी इन्होंने भाग लिया, और रात्रि भोज भी दिया गया। अब बात करते हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पूर्वोत्तर राज्य के असम में। वैसे तो बात करें, ये जितने भी बिहू टाइप के त्यौहार हैं, वो हिंदी महीना चैत वैसाख के स्टार्टिंग में और फसल कटाई के बाद ये त्यौहार मनाने स्टार्ट होते हैं। तो रोंगाली बिहू असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह है असमिया नववर्ष, जो चैत वैसाख से ही शुरू होता है, बसंत के आगमन का भी प्रतीक माना जाता है। रोंगालू बिहू का परिचय जान लेते हैं। ये रोंगालू बिहू असम में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले 3 बिहू में सबसे प्रमुख है। अन्य 2 की बात करें तो कौन कौन से? एक है कटी बिहू, जो अक्टूबर में मनाया जाता है। एक है माघ बिहू, जो जनवरी में मनाया जाता है। रोंगाली बिहू की बात करें तो ये हिंदू सौर कैलेंडर की शुरुआत का भी प्रतीक है। जो हिंदू सौर कैलेंडर कब से स्टार्ट होता है? मार्च से होता है। जो चैत वैसाख स्टार्ट होते हैं वो 22 मार्च या 21 मार्च से स्टार्ट होता है। तो और ये आगे तक चलता रहता है। यह मुख्य रूप से एक फसल उत्सव है, गेहूं की कटाई के बाद, जो बसंत ऋतु का आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। इसमें समृद्ध कृषि मौसम के लिए प्रार्थना की जाती है। समारोह की बात करें तो इसमें समारोह में कौन कौन से क्या क्या भाग लेते हैं?
बिहू नृत्य असम का जीवंत तेज गति वाला लोक नृत्य है। इसमें लोकगीतों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे ढोला, पेपा, गोगोना, टोका, ताल और उतली की लय पे नृत्य किया जाता है। अब अगला टॉपिक बात करते हैं हम गौरव, लंबी दूरी का ग्लाइड बम। इसका भी डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित है। लंबी दूरी का ग्लाइड बम गौरव का डीआरडीओ ने अभी सफल परीक्षण किया है सुकोई 30 MKI विमान से। इसके बारे में जानते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता। तो इसकी रेंज हम जान लेते हैं। तो ये है पिन पॉइंट सटीकता के साथ लगभग 100 किलोमीटर और 30 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच परिचालन सीमा का प्रदर्शन ग्लाइड बम गौरव ने किया है। इसके वजन की बात करें तो ये विंग वर्जन है, इसका पंख वाला है, तो इसका वजन है 1000 kg होता है। और जबकि नॉन विंग वाला, इसका नाम गौतम है दूसरे का, तो इसका वजन 550 kg। नेविगेशन की बात करें तो ये कैसे कनेक्ट होकर चलता है, तो ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, दूसरा उपग्रह मार्गदर्शन और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करता है। ग्लाइड बम आगे जानते हैं। ग्लाइड बम एक परिशुद्धता निर्देशित बम है जो वायु गतिकीय लिफ्ट का उपयोग करके बिना किसी शक्ति संचालित प्रणोदन के लंबी दूरी तक यात्रा करता है। आगे बात करते हैं गांधी सागर अभयारण्य, अभी चर्चा में रहा। यहाँ इसकी लोकेशन की हम बात करें तो यहाँ इसकी लोकेशन है, ये चीता परियोजना संचालन समिति ने पर्यावास का विस्तार करने के लिए, जो चीता है, चीतों को बसाने की जो योजना थी उसका विस्तार करने के लिए कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP में से कुछ चीतों के स्थानांतरण को मंजूरी दी गई है। अब जानते हैं गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो यह राजस्थान की सीमा से सटे उत्तर पश्चिमी MP में स्थित है। तो इसका एरिया की बात करें हम तो 368 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। इसमें हम वनों की बात करें तो इसमें सवाना प्रकार के वन, खुले घास के मैदान, शुष्क पर्णपाती वन और नदी क्षेत्र का विविध पारिस्थितिक तंत्र मौजूद है। यहाँ पर नदी बहती है आपकी चंबल, और इसे एक इम्पोर्टेंट बायोडायवर्सिटी एरिया भी के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें बात करें वनस्पतियों की तो इसमें हथियार गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र की इसकी विशेषता। गांधी सागर अभ्यारण्य की बात करें तो ये जो चंबल नदी बहती है गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। आगे बात करें, अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 52 अगले होने वाले जो भारत के चीफ जस्टिस हैं वो उनकी घोषणा की है। 52 भारत के मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में संजीव खन्ना ने, जो 51वां इनका नंबर है, तो इन्होंने 52 की घोषणा की है कि न्यायमूर्ति भूषण राम गवई, यानी इनका BR गवई इनको बोलते हैं। तो BR गवई को इनकी जो फुल फॉर्म है भूषण रामकृष्ण गवई को 52वीं CJI के रूप में नियुक्त करने की राष्ट्रपति से सिफारिश की है। तो न्यायमूर्ति BR गवई वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। और दूसरी बात ये कि ये दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। किसके बाद 2017 में, उससे पहले कौन थे, तो न्यायमूर्ति KG बालकृष्ण इससे पहले जो पहले दलित मुख्य न्यायाधीश थे। इनके महत्वपूर्ण निर्णयों की बात करें तो जम्मू कश्मीर पर जो निर्णय आया था 370 से रिलेटेड, दूसरा जो चुनावी बॉन्ड थे, चुनावी बॉन्ड से ये कनेक्ट रहे उसी केस में। बात करते हैं इनके चुनावी प्रक्रिया की, नियुक्ति प्रक्रिया कैसा होती है। तो मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 124 के सब क्लोज 2 के तहत की जाती है। वरिष्ठतम न्यायाधीशों को सेवा की अवधि के आधार पर, यानी जिस एज के जैसे जैसे लोग वहाँ पर जाते हैं और सीनियरिटी के हिसाब से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया जाता है। यह एक परंपरा रही है जो इंदिरा गांधी के समय 2 बार तोड़ी भी गई थी, लेकिन कानूनी आवश्यक नहीं है, संविधान में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। आगे बात करें इनके अहर्ता क्या है, तो अहर्ता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 5 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होना चाहिए। तीसरा, ये राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, लेकिन यही एक राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, ये हाई कोर्ट के मामले में लागू नहीं होती है। बात करें मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा केवल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा समर्थित अभिभाषण के बाद ही हटाया जाता है। यानी यदि कोई भी
ऐसा विचार आता है तो इसके लिए यदि लोकसभा में आता है तो उसके 100, और यदि राज्यसभा में आता है तो उसके लिए 50 लोगों का समर्थन चाहिए। उसके बाद लोकसभा के सभा अध्यक्ष के पास या राज्यसभा के सभापति के पास जाएगा, और यदि वहाँ पे वो उसको मना कर सकते हैं। यदि मना कर दिया तो वहीं पर वो कैंसिल हो जाता है। और दूसरा, यदि उन्होंने हाँ कर दिया तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है। आगे बात करें, जापान सिंह जो भारत में बुलेट ट्रेन चला रहा है, कहाँ से कहाँ के बीच में चला रहा है, तो ये अहमदाबाद से और मुंबई के बीच में चला रहा है। ये 12 स्टेशन हाई स्पीड ट्रेन के बनेंगे। तो इसके लिए शिंकानसेन जो बुलेट ट्रेन है वो भारत 2026 तक भारत को 2 निःशुल्क शिंकानसेन ट्रेन प्रदान करेगा। शिंकानसेन ट्रेन के बारे में जानते हैं तो इसका उपयोग जो जापान कर रहा है वो 2011 से कर रहा है, जिसकी गति बात करें तो इसकी 320 किलोमीटर पर घंटे की गति। इसे शुरू में भारत की पहली बुलेट ट्रेन लाइन के लिए ही चुना गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये अपने वायु गति की डिजाइन, उन्नत सुरक्षा प्रणालियों और सुगम सवारी गुणवत्ता के लिए जाने जाने वाला एक हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी का अत्याधुनिक उदाहरण है। बात करते हैं बुलेट ट्रेन परियोजना की। तो बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए एक नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। इसी के द्वारा ये बुलेट ट्रेन परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, और इसी परियोजना में जापानी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी शामिल है। इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया, जो लागत का 80% वहन करेगी। इसके लिए जो भारत को जो ऋण दिया गया वो 0.01% की ब्याज पर दिया गया है। इस परियोजना को शुरू में 2022 तक इसको पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण इसके टाइम को बढ़ा दिया गया, और इसे अब जो टारगेट मिला है, लक्ष्य के पूरी होगी, वो 2028 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बात करते हैं, भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मुख्यालय, तो भारत के लिए बोल दिया कि इसके जो भी मेंबर हैं सभी ने बोला कि हाँ भारत में इसका मुख्यालय होना चाहिए। मुख्यालय और सचिवालय दोनों भारत में ही होंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में जानते हैं तो यह एक संधि आधारित इंटर गवर्नमेंटल संगठन है, जिसे भारत ने अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया था, IBCA को। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य विश्व की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण को बढ़ावा देना। इसमें भारत में प्यूमा और जगुआर नहीं मिल पाए जाते। कानूनी स्थिति की बात करें तो 5 देशों यानी भारत, लाइबेरिया, एस्तोवानी, सोमालिया और निकारागुआ द्वारा रेटिफाइड के बाद IBCA एक पूर्ण वैश्विक कानूनी इकाई बन गया है। सितंबर 23 में औपचारिक रूप से इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। शासकीय संरचना की बात करें तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में एक असेंबली होगी, असेंबली ऑफ मेंबर्स, जो एक स्थायी समिति है। दूसरा, भारत में स्थित एक सचिवालय इसमें शामिल होगा। सदस्यता की बात करें तो इसकी सदस्यता सभी जो UN के सदस्य देश हैं उन सभी के लिए खुली है, चाहे वे ऐसे देश हों जहाँ ये प्रजातियाँ स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं, या वे देश जहाँ बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में सहयोग करने में वो देश रुचि रखते हैं। आगे बात करते हैं, अभी गीता, भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए जाने की प्रशंसा करते हुए आज इसे हमारे शाश्वत ज्ञान और समृद्ध संस्कृति को वैश्विक मान्यता प्रदान किया जाना बताया है। ये आगे आपकी यथास्वरूप श्रीमद् भागवत गीता। ये गीता के बारे में जाने तो भगवत गीता को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था, और इसे महाभारत के किस्म भीष्म पर्व में शामिल किया गया है। यह माना जाता है कि भगवत गीता का संवाद श्री भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। नाट्यशास्त्र की हम बात करें, ये आपका नाट्यशास्त्र हो गया। तो नाट्यशास्त्र के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्यशास्त्र कहते हैं, नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को। इस जानकारी के सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्यशास्त्र के नाम से जाना है, जिसके रचयिता कौन है? भरत मुनि इसके रचयिता है। आगे बात करते हैं, अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लीक या दोस्त लीक
6 चल रहा है। तो ये कहाँ किस किस के बीच होता है, ये 6ठा नंबर है इसका। कहाँ चल रहा है, ये फॉरेन ट्रेनिंग नोड है पुणे में, वहाँ पे ये चला रहा है, ये वहीं के सैनिक हैं। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, उज्बेकिस्तान की बात करें इसकी राजधानी ताशकंद है, और ये मध्य एशिया का एक देश है, के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक दूसरा ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। 6ठा संस्करण 16 अप्रैल 2025 को विदेशी प्रशिक्षण नोड औंध पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन पीसीएस में आजकल पिछले में पूछे गए थे, तो हो सकता है कि आरओ या आने वाले पेपरों में पूछे। इसके उद्देश्यों की हम बात करें तो उप पारंपरिक युद्ध में आपसी सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है, आतंकवाद रोधी अभियानों के संचालन में सहयोग करना, और बटालियन स्तर पर संयुक्त संचालन केंद्र की स्थापना करना। आगे बात करते हैं, एक मोरा कॉरिडोर चर्चा में रहा है, इजराइल में है। तो इजराइल ने मोरा कॉरिडोर के नाम से विख्यात एक नए सिक्योरिटी कॉरिडोर को अपने अधीन कर लिया। यहाँ पे उसने अपने सैनिक लगा दिए। और बात करें इसकी, तो इसकी ये आपका हो गया खान यूनिस, और ये हो गया रफा, और रफा के बीच पश्चिम से पूरब में ये फैला हुआ है मोरा कॉरिडोर। तो ये चर्चा में रहा कि कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। मोरा कॉरिडोर के बारे में जानते हैं, तो यह क्षेत्र खान यूनिस और राफा के बीच स्थित है। यह मुख्य एक एग्रीकल्चरल लैंड है जो गाजा पट्टी में पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। ये मोरा नाम की बात करें तो ये एक अवैध यहाँ पे इजराइल बस्ती के संदर्भ को संदर्भित करता है, जो 1972-2005 के बीच इस क्षेत्र की में स्थापित की गई थी। आगे बात करते हैं कुछ मुख्य तथ्यों की, जो फैक्ट होते हैं, जो पिछले हफ्ते चर्चा में रहे। तो बात करते हैं अनुशेड्यूल कास्ट का सब कैटेगराइजेशन किस राज्य ने किया। तो ये किया आपके तेलंगाना ने। वृद्ध लोगों के लिए आयोग बनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया, वो है केरल। मेघयान 25 संगोष्ठी का आयोजन किसके द्वारा, नौसेना द्वारा किया गया है। किस उपलक्ष्य में किया गया, तो ये WMO की स्थापना और विश्व मौसम दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। अभी पीछे चर्चा में रहा टूटी धूप, और इसमें यहाँ पे कुछ जो आके आतंकवादी ग्रुप हैं उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था, इस वजह से ये चर्चा में रहा। तो ये टूटी द्वीप ब्लू नील और व्हाइट नील के संगम पर अवस्थित है। आगे बात करते हैं, वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट अभी जारी की गई है 2025। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई है। आगे एक और तथ्य है, केरल देश में पहला राज्य बन गया है जिसने ऑनलाइन, ये ऑनलाइन की बात कर रहा है, स्थायी लोक अदालतें शुरू की है। लेकिन यदि स्थायी लोक अदालतों की कॉमनली वैसे बात आए सामने, तो ये गुजरात ने स्टार्ट किया, लेकिन ऑनलाइन की बात करते हैं तो ये केरल। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसी तरीके से हर संडे आपको वीकली करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।